हेलो फ्रेंड्स, सदैव टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे। तो मौलिक अधिकार जो आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने शिक्षा के अधिकार तक पढ़ लिया था, 21 का तक, आर्टिकल 21 का शिक्षा के अधिकार तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो देखो, आज से हमें आर्टिकल 22 पढ़ना था, ठीक है ना। आर्टिकल 21 का तक हमने पढ़ लिया था। 21 का हमने देख लिया था कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार था आर्टिकल 21 का, ठीक है ना, 21A, ठीक है, शिक्षा का अधिकार था। और वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था आपका, 86वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। साथ ही साथ 86 संविधान संशोधन जो था आपका 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था आपका, उसके तहत आर्टिकल 45 भी जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में। और आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। इसके आगे से आज हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 22। तो देखो आर्टिकल 22 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। जो हम स्वतंत्रता का अधिकार जो पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमें पढ़ना था, ठीक है ना। तो आर्टिकल 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत लास्ट आर्टिकल है। तो देखो आर्टिकल 22 क्या है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण, ठीक है। तो ये अनुच्छेद, अब देखो हम इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है। ये अनुच्छेद व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। सामान्य डांडिक विधि से गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है ना। आपकी जो गिरफ्तारी होती है वो दो प्रकार से होती है। आपने कोई चोरी चकारी कर ली, कुछ इस प्रकार का काम कर लिया, ठीक है, तो उसमें जो आपकी गिरफ्तारी होगी वो सामान्य डांडिक विधि से होती है। एक गिरफ्तारी होती है आपकी निवारक निरोध से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, अलग प्रावधान है। तो इस प्रकार से हम इस आर्टिकल में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण की बात बताई गई है, ठीक है। तो देखो, यह अनुच्छेद व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। सामान्य डांडिक विधि से गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत निम्न अधिकार प्राप्त है। यदि आपको सामान्यतः पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो देखो, सबसे पहला अधिकार आपके पास है बंदी बनाए जाने के कारण जानने का अधिकार। आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, आपको बंदी क्यों बनाया जा रहा है, उसका क्या है, आपको कारण जानने का अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार क्या है, आपको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है आपको, ठीक है। तीसरा अधिकार जो है आपका वो है 24 घंटे के भीतर निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, आने जाने के समय, यात्रा के समय को छोड़कर, ठीक है। तो आप यदि सामान्य डांडिक विधि से आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो आपके पास कितने अधिकार हैं, 3 अधिकार हैं। पहला है बंदी बनाए जाने के कारण जानने का अधिकार, कि हमें क्यों बंदी बनाया गया है। अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार। और 24 घंटे के अंदर यदि आपकी गिरफ्तारी पुलिस करती है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत आपको निकट जो उसका मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। ये हो गई सामान्य डांडिक विधि। अब देखो निवारक निरोध विधि क्या है। तो देखो, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। निवारक निरोध का मतलब होता है, जैसे आप कोई बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, और आप किसी क्षेत्र में जाने वाले हो। अब उस क्षेत्र में आपके जाने से वहाँ की जनता उत्तेजित हो सकती है या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो आपको क्या होता है, जाने से पहले ही रोक रोक दिया जाता है आपको, ठीक है ना, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं निवारक निरोध, ठीक है। तो देखो, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको निवारक निरोध के तहत यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। उसे 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। कुछ शर्तों के साथ उसे शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ो, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। निवारक निरोध विधि में आपको यदि गिरफ्तार किया जाता है तो आपको जो ऊपर मैंने अभी अधिकार पढ़ा है कि 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको उपस्थित होना है, ठीक है। आपको गिरफ्तार किए जाने का कारण बताया जाएगा जल्द से जल्द। तो ये सब आपको अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि आपको 3 माह से अधिक समय के लिए क्या है, गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। कुछ शर्तों के साथ उसे अति शीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताएगा। आपको तुरंत आपकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताएगा आपको, लेकिन जल्दी 1 महीने के अंदर या फिर आपको 15 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है। फिर
उसे ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाएगा। आपको तुरंत अपील करने नहीं मिलेगी, आपको तुरंत अपील करने नहीं मिलेगी, आपको क्या होगा, फिर जल्दी अवसर दिया जाएगा। लेकिन जैसे आपको 1 तारीख को गिरफ्तार किया तो 20 तारीख को या 25 तारीख को आपको अपील करने का क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। इस प्रकार से उल्लेखनीय है कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य या निवारक निरोध विधि का उद्देश्य व्यक्ति को दंडित न करके अपराध को रोकना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि निवारक निरोध होता क्या है। निवारक निरोध का उद्देश्य है अपराध को रोकना, ये निवारक निरोध का उद्देश्य है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया था, तो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेता थे, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे, ठीक है ना, वहाँ के जो स्थानीय दल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है ना, पीडीपी हो गया, इनके नेताओं को क्या किया गया था, गिरफ्तार करके नज़रबंद रखा गया था। अब वो गिरफ्तारी क्या थी, इस प्रकार की गिरफ्तारी नहीं थी उनको लॉकअप में डाला जाएगा, ये सब किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई थी क्योंकि आर्टिकल 370 को हमने जम्मू कश्मीर से हटा दिया था। अब यदि ये नेता जो थे, ये यदि खुले आम घूमते और कुछ भड़काऊ भाषण देते तो वहाँ पर क्या हो सकता था, अपराध हो सकता था। तो अपराध ना हो पाए इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको दंड देने के लिए गिरफ्तार नहीं कहते कि उनको कोई किसी प्रकार का दंड देना है। आर्टिकल 370 केंद्र सरकार ने हटाया और गिरफ्तार कर लिए जम्मू कश्मीर के नेता, मतलब उनको नज़रबंद कर दिया। तो उसमें जम्मू कश्मीर के नेताओं का क्या योगदान था। अब जम्मू कश्मीर के नेताओं को इसलिए गिरफ्तार या नज़रबंद किया गया था, उनके आवास में किया गया था, उनको संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध थी, खाना पीना, ठीक है ना, रहना पहनना, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध थी। उनको जेल की तरह नहीं रखा गया था, लेकिन उनको क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। तो इसी नज़रबंदी को क्या बोलते हैं, निवारक निरोध बोलते हैं। उनको इसलिए नज़रबंद किया गया था कि यदि वो बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर में कहीं पर जाके भड़काऊ भाषण देते हैं तो उससे क्या होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी। तो मतलब क्या किया सरकार ने, नेताओं को आर्टिकल 370 के समय गिरफ्तार करके क्या किया, अपराध जो होने वाला था उसको क्या किया, रोक लिया। ठीक है ना, तो ये है निवारक निरोध। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 22। फिर देख लो आर्टिकल 22 से संबंधित कुछ विधियाँ बनाई गई हैं अभी तक। आर्टिकल 22 से संबंधित कुछ विधियाँ या कानून बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उनको देख लो। इसको आप लोगों को बस नाम याद रख लेना है, यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि आर्टिकल 22 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी विधियाँ अभी तक बनाई गई हैं। तो देखो, सबसे पहला अधिनियम है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह 26 फरवरी 1950 को पारित हुआ तथा 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। ठीक है, फिर एक और अधिनियम था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको बोलते थे मीसा। आपने सुना होगा मीसा बंदी, ठीक है ना, वही मीसा बंदी जो थे वही इसी अधिनियम के तहत हुए थे, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, ये भी निवारक निरोध से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, ठीक है ना, तो ये भी क्या कहते हैं, उससे संबंधित है, कैसे संबंधित है, निवारक निरोध से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है यदि आप देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, तो आपको जो अधिकार जो होते हैं सामान्य दंडिक विधि के द्वारा, कि आपको जल्दी से वकील करने का अधिकार होगा, ये सब नहीं प्राप्त होते आपको, कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये इस प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यदि आपके ऊपर लगता है। फिर एक और कानून है बहुत ज़्यादा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून, यह बहुत ज़्यादा क्या चर्चा में रहा था, इसका नाम था टाडा। और एक और ऐसी कानून था, उसका नाम था पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। ये अटल बिहारी सरकार जो थी बीजेपी की, उस समय ये 2 कानून लाई थी आतंकवाद को क्या करने के लिए, आतंकवाद को क्या कम करने के लिए। तो इन कानूनों के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता था, लंबे समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था, आप अपील नहीं कर सकते। तो ये सब प्रावधान थे, मुख्यतः आतंकवादियों के लिए था। कोई यदि आतंकवादियों की सहायता करता है देश के अंदर, उनको रहने की जगह देता है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, एक्शन होगा। तो इस प्रकार के जो प्रावधान थे वो इन 2 कानूनों में थे। बहुत ही चर्चित कानून है ये भारतीय इतिहास के, ठीक है ना। तो ये सब निवारक निरोध विधि के अंतर्गत क्या हुए थे, पारित हुए थे या बनाए गए थे। तो ये आपका हो गया क्या, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, ठीक है ना। आर्टिकल 19 से 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार थे, वो आपके खत्म हुए। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकारों का अगला वर्ग है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देख लो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया हुआ है संविधान में, भाग 3 में, ठीक है। तो देखो,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का तीसरा वर्ग शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान करता है, जिनको आर्टिकल 23 व 24 में वर्णित किया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 23 क्या कहता है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है। मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव तस्करी एवं महिलाओं एवं बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना सम्मिलित है। तो आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अब हम उसको पढ़ रहे हैं कि मानव का दुर्व्यापार होता क्या है। तो देखो, मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव तस्करी मतलब लोगों को किडनैप करना, बेच देना, ठीक है ना, ये कहलाती है मानव तस्करी। ठीक है ना। महिलाओं एवं बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना, ये सब क्या है, मानव दुर्व्यापार है। बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको किडनैप करके किसी और देश में ले जाना, बेचना या उनसे भीख मंगवाना, ये सब क्या है, मानव तस्करी है। महिलाओं एवं बच्चों को क्या करना, ज़बरदस्ती क्या करना, प्रोस्टिट्यूशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वेश्यावृत्ति हिंदी में बोलते हैं, उसमें क्या करना, उसको करने के लिए बाध्य करना, ये सब है मानव तस्करी। जबकि बलात् श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी एवं बेगारी आता है। ठीक है ना। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या किया गया, निषेध किया गया आर्टिकल 23 में। बलात् श्रम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मतलब आपको कहीं पे मजदूर बना दिया जाता है तो वहीं पे मजदूर आपको बनना पड़ेगा। और बेगारी, ये लिखा ना, बेगारी का मतलब होता है बिना पगार के आपको काम करना पड़ेगा। ये पहले बहुत होती थी बेगारी। ठीक है, आप जैसे किसी ज़मींदार के यहाँ आपकी ज़मीन गिरवी रखी है, तो आप क्या कर रहे हो, बरसों से उस ज़मींदार के यहाँ काम कर रहे हो, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, केवल इसलिए क्योंकि आपकी ज़मीन गिरवी रखी है, आपने उससे कर लिया था, वो आप चुका नहीं पाए। तो ये सब क्या है, बेगारी है। अब बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कई सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं, कई सारे कारखाने ऐसे होते हैं जहाँ पर मजदूर आते हैं, उनको कम सैलरी मिलती है। अब यदि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं वहाँ से, तो वो जॉब नहीं छोड़ पाते, उनको पकड़ कर रखा जाता है, उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। तो ये सब क्या है, अपराध है। फिर देखो आर्टिकल 23 की प्रगति। आर्टिकल 23 की प्रगति आपराधिक, जिसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान है, एवं संसद द्वारा इसको रोकने के लिए कई सारी विधियां बनाई गई। ठीक ना। तो आर्टिकल 23 की प्रगति क्या है, आपराधिक है। यदि आप ऐसा काम करते हो, आप मानव दुर्व्यापार करते हो, ठीक है ना, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हो, किसी के साथ बलात् श्रम करते हो, मतलब उसको बेगारी के अंतर्गत आप अपने यहाँ काम कराते हो, या उसको बंधुआ मजदूर बना लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अब संसद ने मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करने के लिए क्या किया है, कई सारी विधियाँ बनाई हैं। तो देखो वो विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ये भी संसद द्वारा बनाई गई एक विधि है बंधुआ मजदूरी को कम करने के लिए। फिर है महिला एवं बाल अनैतिक कार्य निवारण अधिनियम, ये 1986 है। ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मतलब बेगारी होती थी, आपको बिना पगार के वेतन मिलती थी, तो संसद ने क्या किया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपको बना दिया, जिसके तहत आपको न्यूनतम मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी मजदूर को। ठीक है, तो ये सब क्या क्या था, आर्टिकल 23 के अंतर्गत था। ठीक है, अब देख लो आर्टिकल 23 के संबंध में कुछ और चीज़ें हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो देखो आगे आर्टिकल 23 में, ठीक है, विशेष, यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार केवल राज्य ही नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो आर्टिकल 23 है वो बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का क्या है, निषेध है। और यह अधिकार जो है देश के नागरिकों को भी प्राप्त है, और कोई विदेशी नागरिक है, जैसे कोई नेपाल से आ गया, कोई भूटान से आ गया भारत में काम करने के लिए, या कोई अमेरिका से आ गया भारत में काम करने के लिए, तो उसके ऊपर उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 23 जो है। ठीक है, ना उसके साथ में उसका दुर्व्यापार हो सकता है, ना ही उसके साथ में बलात् श्रम हो सकता है। तो ये अधिकार दोनों को प्राप्त है। और साथ ही साथ ये अधिकार क्या है, राज्य की जो एजेंसी है उनके खिलाफ तो है, साथ ही साथ क्या है, ये व्यक्ति विशेष के खिलाफ, कोई व्यक्ति विशेष भी आपसे इस प्रकार का काम कराता है तो उसके खिलाफ भी आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर देखो, इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। ठीक है ना, कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। ठीक है ना। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है, बलात् श्रम नहीं करा सकते, बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते आपसे, बेगारी नहीं करा सकते आपसे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है कि राज्य क्या कर सकता है, सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। जैसे सैनिक सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। इसके लिए वह क्या है, धन देने को बाध्य नहीं है। समझ रहे आप, देश की कभी भी ऐसी स्थिति पड़ती है कि कोई बाहर देश आक्रमण कर देता है,
ठीक है, सेना को कोई चीज़ की ज़रूरत है या देश के अंदर कोई काम ऐसा है, कोई समाज सेवा करनी है, कहीं खाना पहुंचाना, कुछ करना है, तो वो राज्य आपके ऊपर क्या कर सकता है, आपके ऊपर अनिवार्य श्रम को लागू कर सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपको पैसे दे, आपसे काम भी कराए और पैसे दे। तो लेकिन ये क्या होगा, विपरीत परिस्थितियों में होगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, नागरिक जो होते हैं, नागरिक समाज जो होता है, विभिन्न एजेंसियाँ होती हैं, वो आपस में मिलकर काम करती हैं और लोग खुद ही मदद करते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जब आपातकाल की स्थिति लगी हो देश में, या कुछ ऐसा इस प्रकार का माहौल हो कि किसी बाहर देश ने आक्रमण कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप से आगे आते हैं। अपने आप से आगे नहीं आते हैं तो क्या होता है कि राज्य सरकार आपसे जबरदस्ती भी काम करा सकती है, ठीक है ना। सैनिक सेवा और सामाजिक सेवा आप पे आरोपित कर सकती है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको क्या करे, तनख्वाह दे, सैलरी दे, ठीक है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, मूल, वंश, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कर तो सकता है, वो आपसे अनिवार्य सेवा कर सकता है, वो करवा सकता है जब ज़रूरत होगी देश को। लेकिन ऐसा करते समय वो आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि फलाने धर्म के लोगों से नहीं करवाएंगे या फलानी जाति के लोगों से नहीं कराएंगे, सबसे करा सकते हैं वो, ठीक है ना। अर्थात राज्य राष्ट्रीय विकास के लिए, समझ रहा, राष्ट्रीय विकास के लिए या सैनिक सुविधाओं के लिए नागरिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करवा सकता है। तो ये बोलता है आर्टिकल 23, ठीक है ना। आर्टिकल 23 में आपने पढ़ लिया कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध है। साथ ही साथ क्या है, राज्य अनिवार्य श्रम कर सकता है, अनिवार्य श्रम आपसे करा सकता है, ठीक है, राष्ट्र के विकास के लिए और सैनिक सुविधाओं के लिए उनके नागरिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या कर सकता है, काम करा सकता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23 यानी आर्टिकल 23। हम देखते हैं आर्टिकल 24। देखो, तो आर्टिकल 24 बोलता है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब आता है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बाल श्रम पर रोक। मतलब 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको आप कहीं भी नियोजित नहीं कर सकते। हालांकि हमारे देश में कई जगह आपने देखा होगा, दुकानों पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट में करते हैं बच्चे काम, ठीक है। लेकिन उसका क्या है कि उस पर रोक है। यदि कोई शिकायत कर देगा तो क्या कहते हैं, कार्रवाई की जाएगी संबंधित संचालक के ऊपर, ढाबा संचालक के ऊपर, रेस्टोरेंट संचालक के ऊपर। कोई भी दुकान है जिसमें कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उस दुकानदार पर काम, उस दुकान का जो मालिक होगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो देखो, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 संसद द्वारा लाया गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है अनुच्छेद 24 बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में और किसी भी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया सकता। अब इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लाया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि बाल श्रम पर रोक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया क्या, ये आपका ख़त्म हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला अधिकार। तो आपका अगला अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से आपको आर्टिकल 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करने के लिए इस मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है, जिसमें ये समझ में आए कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की स्थापना करने के लिए क्या किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है, उसमें लिखे रहते हैं अनुच्छेद, तो ठीक है ना। तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच, 28 के तहत आपको क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की व अपने धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसके पालन, आचरण तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो देश में रहता है, उसका जो भी मजहब है, उसका जो भी धर्म है, जो भी उसकी पूजा पद्धति है जिसको वो मानता है, उसका क्या होगा, उसको उसके अंतःकरण की, उसको अबाध रूप से मानने की, मतलब उसको मानने की, उसके अंतःकरण की, उसका आचरण करने की, उसका पालन करने की तथा उसके प्रचार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। तो ये बोलता है आर्टिकल 25।
फिर आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 में क्या किया गया है, 2 व्याख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना। कभी कभार जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो देखो आर्टिकल 25 में कौन सी 2 व्याख्या हैं, तो देखो सबसे पहला व्याख्या जो आर्टिकल 25 में वो है शिक्षित समुदाय को कृपाण धारण करने का अधिकार एवं सभी को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है ना। दूसरी व्याख्या जो आर्टिकल 25 में की गई है वो की गई है हिंदुओं में सिख बौद्ध जैन को सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो क्या है, आपने देखा होगा सिख समुदाय के लोग जो हैं एक छोटी सी कृपाण, एक चक्कू जैसा रहता है, चक्कू से थोड़ी सी बड़ी होती है कृपाण, उसको लिए रहते हैं और लटकाए रहते हैं, ठीक है ना। कई बार आपको शिक्षण संस्थानों में भी कई स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे देखने को जो कृपाण रखे हुए हैं। तो वो ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, ऐसे कोई भी नहीं रख सकता। तो सिख समुदाय वो क्या है, उसका क्या है, उसकी इजाज़त मिली हुई है आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा है कि अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तो सिख समुदाय में क्या है धर्म उनका, कि वो क्या करेंगे, पगड़ी लगाएंगे, ठीक है ना। पगड़ी लगाने का है उनकी स्वतंत्रता है, धार्मिक मतलब धार्मिक वो उनकी मान्यता है पगड़ी लगाना और कृपाण धारण करना। तो सिख समुदाय को कृपाण धारण करने का अधिकार किया हुआ है आर्टिकल 25 के तहत, आपको मतलब आर्टिकल 25 के तहत उनको मिला हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सिख धर्म को कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो वहाँ लगा के आना आर्टिकल 25, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारे देश में किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। आप स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हो। आप चाहते हो आप मुस्लिम से हिंदू बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, आप हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आप सिख से ईसाई बनना चाहते हो तो बन सकते हो, ईसाई से सिख बन सकते हो, ईसाई से हिंदू बन सकते हो, हिंदू से ईसाई बन सकते हो, हिंदू से सिख बन सकते हो। तो आप ये काम कर सकते हैं अपने स्वेच्छा से, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब आपसे ज़बरदस्ती कोई कराए, बहला फुसला के कराए आपसे कोई, इस प्रकार से यदि कराता है तो आप फिर उसके खिलाफ़ क्या होती है, कार्रवाई होती है। तो ये चीज़ है। तो मतलब धर्म आप परिवर्तित कर सकते हो यदि आपको लगता है कि आपको धर्म परिवर्तित करना है, लेकिन ज़बरदस्ती या किसी प्रलोभन से धर्म परिवर्तन होगा तो फिर वो क्या होगा, इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भी आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। साथ ही साथ हिंदू जो हैं, विभिन्न कई सारे अधिनियम आते हैं जिसमें लिखा रहता है हिंदू, हिंदुओं की ये अधिकार वो अधिकार। तो हिंदुओं में क्या मान लिया गया, सिख को मान लिया गया, बौद्ध को मान लिया गया और जैन को सम्मिलित किया गया हिंदुओं में। तो ये हो गया आर्टिकल 25। साथ ही साथ आर्टिकल 25 जो है यह अधिकार नागरिकों व विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रहता है उसको भी अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 25 का, कि वह अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, ठीक है। फिर देख लो आर्टिकल 26। फिर आर्टिकल 26 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो धार्मिक अथवा पूजा प्रयोजन हेतु धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रबंधन करने का अधिकार होगा। जितने भी जो हमारे देश में धर्म हैं, जितने भी धर्म के देश में मानने वाले लोग हैं, उनको क्या है, अपने धार्मिक अथवा पूजा प्रयोजन हेतु, ठीक है ना, अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, पूजा प्रयोजन के लिए क्या है, संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता है, अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने की स्वतंत्रता है। कोई मुस्लिम संस्था है तो वो क्या कर सकती है, अपनी स्थापना कर सकती है। कोई ईसाई धर्म का है तो वो अपनी क्या कर सकता है, स्थायी वो अपना स्थापना कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि विभिन्न धर्मों से संबंधित क्या हैं, संस्थाएं हैं देश के अंदर, ठीक है ना। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है ना। विश्व हिंदू परिषद का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संस्थाएं आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखो आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कोई धार्मिक कर, आर्टिकल 27 बोलता है कि आपको कोई भी धार्मिक कर देने के लिए आप बाध्य नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कोई कोई जैसे कोई मुस्लिम जनता है या कोई मुस्लिम नागरिक जो हैं देश के, उनसे कोई कर लिया जाए इस प्रकार का कि जिससे क्या होगा, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती आपसे इस प्रकार का कोई कर नहीं लिया सकता जिसका उपयोग किया जाएगा किसी दूसरे धर्म की वृद्धि के लिए किया जाना है। जैसे आप मुगल काल में देखते हो जजिया कर लगता है, ये सब कर लगते थे, तो इस प्रकार के आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा अपने धर्म को मानने के लिए या किसी दूसरे धर्म की वृद्धि के लिए, क्योंकि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 27 बोलता है कि इस प्रकार का कोई भी कर आपसे नहीं लिया जाएगा जिसका उपयोग किसी दूसरे धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना है। फिर आर्टिकल 28 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 28 देख लो।
आर्टिकल 28 बोलता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। समझ रहे आप? कोई भी ऐसा संस्थान है जिसका प्रबंधन, रख रखाव और पूरा अनुदान क्या होता है, राज्य से आता है, राज्य निधि से आता है, मतलब सरकार से आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आता है। कोई भी संस्थान खुला है तो उस संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आप सोचो कि उस संस्थान में हम हिंदू धर्म की शिक्षा दे दें, या आप सोचो कि उस संस्थान में आप मुस्लिम धर्म की शिक्षा दे दें। हाँ, आप सेमिनार वगैरह कुछ आयोजित कर रहे हो, जैसे हिंदू धर्म पे कर रहे हो, तो ये भी ज़बरदस्ती नहीं है कि उस सेमिनार में जो दूसरे धर्म के जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो, शामिल हों, सम्मिलित हों। तो इस प्रकार की बात की है आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जो पूर्णतः पोषित है, जो पूर्णतः निर्भर है राज्य सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, तो उसमें क्या है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, मान लो कोई संस्थान है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई आईआईटी है, उसमें विश्वकर्मा पूजा हो रही है, ठीक है। आईआईटी आप देखोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, हर साल क्या करता है, विश्वकर्मा पूजा करता है, ठीक है ना, विश्वकर्मा पूजा करता है वो। तो ज़रूरी नहीं है कि उस पूजा में कोई विद्यार्थी जो है मुस्लिम है या किसी अदर धर्म का है, ठीक है ना, वो नहीं जाना चाहता है, तो आप उसको बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि आईआईटी क्या है, पूर्णतः पोषित है केंद्र सरकार के ऊपर, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित है। उसमें आप किसी भी स्टूडेंट को आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप विश्वकर्मा पूजा में जाओ और वहाँ पर उसको अटेंड करो। तो ये होता है आर्टिकल 28, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, क्या कौन से आर्टिकल पढ़ लिया हमने, ये हमने पढ़ लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। मौलिक अधिकारों का 5वां वर्ग। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है ना आपको, तो देखो ये मौलिक अधिकारों क्या है, 5वां वर्ग है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार जो है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के तहत दिए हुए हैं। तो देखो अब इनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं, यह मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को क्या है, प्रदान किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं ये अल्पसंख्यक वर्ग को देश के प्रदान किए गए हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 29 जो है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, ठीक है ना, आर्टिकल 29 से चालू हो रहा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 29 बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इस आर्टिकल के अनुसार भारत में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान किए गए हैं। तो इसका कहना है आर्टिकल 29 का कि भारत में कोई भी वर्ग है, नागरिकों का कोई भी वर्ग है, कोई भी धर्म का है, वो किसी भी जाति का है, उसकी जो अपनी विशिष्ट भाषा है, ठीक ना, कोई विशिष्ट लिपि है, उसकी कोई संस्कृति है, तो उसके बनाए रखने का उसको क्या होगा, पूर्ण अधिकार होगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी दूसरे धर्म के हो तो बहुसंख्यक वर्ग की सुनते हुए सरकार क्या करे, आपके धर्म को नष्ट करे, ठीक है ना, या आपकी संस्कृति को नष्ट करे। जो आपकी सामाजिक मान्यता है, जो आपकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको क्या है, बनाए रखने का आपको पूर्ण अधिकार है। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 29, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 30 बोल रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ठीक है। यह अनुच्छेद क्या करता है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। राज्य आर्थिक सहायता देते समय ऐसी संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने मदरसे देखा, मदरसे का उदाहरण है, तो मदरसा क्या है, मुस्लिम शिक्षा को क्या करता है, बढ़ावा देते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग में। तो मुस्लिमों द्वारा क्या किएगा, अपने अपनी जो क्या कहते हैं उनके धर्मावलंबी जो हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या किए गए, मदरसे स्थापित किए गए। तो मुस्लिम जो नागरिक हैं उनके बच्चे मदरसों में पढ़ सकते हैं, यदि वो चाहें तो देश के जो अन्य संस्थान हैं उनमें भी पढ़ सकते हैं, वो चाहें तो कहीं और भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार के धार्मिक संस्थान या धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है, ठीक है ना। आपने कई सारे विश्वविद्यालयों का नाम सुना होगा, वैदिक विश्वविद्यालय सुना होगा, आपने सिख धर्म से संबंधित कई कॉलेज सुने होंगे, खालसा कॉलेज, ये वो, समझ रहा। तो उसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है। मदरसों में भी, कई मदरसों में अब मॉडर्न एजुकेशन की भी शुरुआत हो गई है। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थान क्या होंगे, खोल सकते हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ठीक है।
साथ ही साथ राज्य यदि किसी शिक्षण संस्थान को इस प्रकार के अनुदान देता है तो वो सबको बराबर देगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा वो कि किसी हिंदू धर्म से संबंधित कोई शिक्षण संस्थान है उसको ज़्यादा पैसे दे दे, मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों को कम पैसे दे, या सिख धर्म से संबंधित कोई शिक्षण संस्थानों को कम पैसे दे। तो इस प्रकार का भेदभाव वो नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 30 के तहत क्या कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि के क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे शिक्षण संस्थान जो हैं हमारे देश में खुले हुए हैं। ठीक है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी धर्म विषय से संबंधित शिक्षण संस्थान है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया तो इसमें केवल मुस्लिम ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया इसमें केवल हिंदू ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो लगते हैं, मतलब 50% जो इसकी सीटें हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 50% सीटें क्या कर सकते हैं, जो वहाँ का प्रशासन है वो रिजर्व कर सकता है। ठीक है ना, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ 50% जो सीटें हैं वो अन्य धर्मों के लिए खुली हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक लोग अपनी रुचि के। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 30 में है क्या। तो आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर हम देख लेते कुछ नोट लिखे हुए हैं। तो देखो, अब मैंने आपको अल्पसंख्यक पढ़ाया, तो अल्पसंख्यक होते क्या हैं, तो अल्पसंख्यक में कितनी कम्युनिटी आती हैं, ठीक है ना, कितने समुदाय आते हैं। तो देखो उनको देख लो, कितने धर्म के लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं भारत देश में। तो देखो वर्तमान में 6 समुदायों, ठीक है ना, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का क्या किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। तो हमारे देश में क्या है, 6 समुदाय जो हैं कौन कौन से, मुस्लिम हुए, पारसी हुए, ईसाई हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, इनको माना जाता है अल्पसंख्यक। इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया, मतलब इनकी संख्या कम है। ठीक है ना, और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम किसके लिए है, किसके विकास के लिए, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे कई सारे, जनजातियों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए। तो आपको लगा के आना है टिक अल्पसंख्यक वर्ग के सामने। तो अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आपने देख लिया अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं भारत में, मैंने सबके नाम लिख दिए। फिर देख लो एक अगला नोट, देखो अगला नोट जो है आपका वो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत क्या था, संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। प्रदान किया गया था मतलब ये पहले अधिकार था, अब ये मौलिक अधिकार में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कभी ना कभी पार्ट था। तो हमें देख लेना है किस आर्टिकल के तहत दिया था संपत्ति का अधिकार। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, तो आपको वो आर्टिकल याद रखना चाहिए। अब भले ही वो मौलिक अधिकारों से वो आर्टिकल हट गए हैं, तो आर्टिकल 19(1)(f) के तहत क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। वो आर्टिकल 31 के तहत भी संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, अब क्या किया गया, इस अधिकार को क्या किया गया, संविधान में 44वां संशोधन करके इनको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300(a) के तहत क्या किया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार नहीं है अब ये संपत्ति का अधिकार, ये क्या है, विधिक अधिकार है। और किस अधिकार के तहत, किस संवैधानिक संशोधन के तहत, कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, तो वहाँ पर टिक करके आना 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाया गया है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। ठीक है ना, साथ ही साथ इसकी वर्तमान स्थिति जो है संपत्ति के अधिकार की, वो है आर्टिकल 300(a). ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 32। ये आर्टिकल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक आपने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े वो आपको क्या है, प्राप्त है। अब यदि उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप क्या करोगे, आप जा सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आप जा सकते हो हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये अधिकार मिला है आर्टिकल 32 के तहत आपको। इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो आर्टिकल 32,
इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान की है। समझ रहे आप? तो मतलब इसके अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए यदि मौलिक अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो रहे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, समुचित कार्रवाई द्वारा क्या कर सकते हो, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना। और आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित हों इसके लिए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है। रिट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं समादेश। ये लिखा ना समादेश, तो 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, समादेश या रिट जारी करता है। काय के लिए, आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना। यदि आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो आर्टिकल 32 के तहत। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना, प्रवर्तित करने के लिए आप कहाँ जाओगे या आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है, तो आप आर्टिकल 32 लगा के आओगे। ठीक है। तो इस प्रकार की ये बात है। तो पहली रिट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना। क्या कर रहा है, 5 तरह की रिट जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो देखो पहली रिट या समादेश इसको हिंदी में बोलते हैं, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब 5 प्रकार की हमें रिट पढ़ना है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो देखो पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। ठीक है ना। कभी कभार बंदी प्रत्यक्षीकरण न लिख के देवनागरी लिपि में लिख के आता है हैबियस कार्पस। ठीक है। तो इसको आपको समझना है कि अब ये होती क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना या को प्रस्तुत करना। मतलब इसका अर्थ हुआ, इस वर्ड का, बंदी प्रत्यक्षीकरण वर्ड का अर्थ हुआ सशरीर प्रस्तुत करना या को प्रस्तुत करना। ठीक है। अब देखो यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति या प्राधिकारी ने किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, गिरफ्तार या नजरबंद व्यक्ति को अपने समकक्ष सशरीर उपस्थित कराकर उसकी गिरफ्तारी की जांच करता है। यदि इस जांच में गिरफ्तारी का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त करने का क्या करता है, आदेश दे सकता है। इस रिट की मांग पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना या को प्रस्तुत करना। जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपको क्या कर लेती है, ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेती है या आपको ज़बरदस्ती नज़रबंद कर लेती है, तो फिर क्या कर सकते हो, आप रिट लगा सकते हो। यदि आप रिट नहीं लगा पाते तो आपको कोई भी जान पहचान का व्यक्ति या आपके परिवार का कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, हैबियस कार्पस लगा सकता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 दिन से आप गायब हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, संबंधित एजेंसी, मान लो आपको सीबीआई उठा के ले गई, ठीक है, और सीबीआई ने आपको कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ठीक है ना, तो आप हैबियस कार्पस लगा सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, क्या करेगा, आपको क्या करेगा, अपने सामने क्या करेगा, उपस्थित करेगा। सीबीआई को आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट कि आप संबंधित व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो। फिर आपकी गिरफ्तारी के कारणों की वो जांच करेगा। यदि वह जांच में यह पाता है सुप्रीम कोर्ट कि आपको क्या है, ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, आपकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करेगा, वो छोड़ सकता है। तो इस रिट के माध्यम से ये होता है, तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आपको ज़बरदस्ती कोई गिरफ्तार करता है या नज़रबंद करता है तो आप हैबियस कार्पस लगा सकते हो। ठीक है ना। हैबियस कार्पस लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको अपने पास बुलाएगा। ठीक है ना। उस संबंधित एजेंसी से बोलेगा, उस व्यक्ति से बोलेगा जिसने आपको क्या किया, गिरफ्तार किया है, आपको अपने पास बुलाएगा, फिर आपकी जांच करेगा, आपकी गिरफ्तारी की जांच करेगा, और यदि उसको कोई औचित्य नहीं लगता है आपकी गिरफ्तारी का तो आपको छोड़ भी सकता है या फिर आपको संबंधित व्यक्ति को मतलब संबंधित व्यक्ति या संस्था को फिर से सौंप सकता है। तो हैबियस कार्पस में ये होता है। ठीक है ना। अब हैबियस कार्पस से क्या है, कुछ अपवाद भी हैं कि किस स्थिति में हैबियस कार्पस जो है या बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो लागू नहीं होती है। ठीक है ना। साथ ही साथ जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, नीचे लिखा ना, इस रिट की मांग पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। आप खुद पीड़ित हो, आपको वकील ही नहीं करने मिला, तो आपके कोई परिवारजन है वो लगा सकते हैं इस रिट को। ठीक है ना, समझ आप।
फिर देखो इसका अपवाद क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, यदि गिरफ्तारी क्या हो विधि सम्मत हो। यदि किसी व्यक्ति को जिसने चोरी की है, ठीक है ना, और वो पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया, अब वो हैबियस कॉर्पस लगाएगा तो वो हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकता। उसकी तो विधि सम्मत गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय ने क्या किया है, उसको क्या क्या उसको गिरफ्तारी का आदेश दिया, ठीक ना। न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हो, न्यायालय ने किसी को बोला है कि हिरासत में ले लो इसको, ठीक है ना, तो आप हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते हो। किसी अभिलेख न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना के लिए अथवा कार्रवाई में हस्तक्षेप के लिए गिरफ्तार किया हो। अब किसी व्यक्ति को उसने न्यायपालिका का अपमान कर दिया है, न्यायपालिका की क्या कर दिया, अवमानना कर दिया है, ठीक है ना, या फिर उसको किसी कार्रवाई में या फिर उसने संसद की किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया है, इस चक्कर में उसको गिरफ्तार किया गया है, मतलब उसका वेल रीजन है, तो हैबियस कॉर्पस नहीं लग सकती है, समझ। जबरदस्ती या अनाधिकृत रूप से यदि आपको गिरफ्तार किया गया तभी क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। फिर अगली रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, तो वो अगली रिट जो है वो है परमादेश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंडमस। अब मैंडमस या परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक ना, इसका अर्थ होता है, परमादेश शब्द का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो देखो परमादेश में क्या होता है, संवैधानिक पदों पर विराजमान यदि कोई व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों को पूरा न करे तो न्यायालय उस व्यक्ति अथवा संस्था को उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह सकता है, अर्थात आदेश दे सकता है। यह रिट सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक संस्था, निगम, मुख्यालय, प्राधिकरण एवं सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, किंतु निजी क्षेत्र को इस रिट से बाहर रखा गया। कोई भी सरकारी कार्यालय है, उस सरकारी कार्यालय में बैठने वाला कोई भी ऑफिसर है या कोई भी सरकारी संस्था है, आप उसके पास कोई एप्लीकेशन लगाते हो कोई काम करने के लिए, आपका कोई काम होना है, यदि वह संस्था आपका काम नहीं करती है, ठीक ना, इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय वहाँ से परमादेश जारी करेगा, परमादेश रिट जारी करेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। वो संबंधित अधिकारी को जारी करेगा, संबंधित संस्था को जारी करेगा जो आपका काम नहीं कर रही है, और उससे कहेगा उस आदेश के तहत कि भाई इस व्यक्ति का काम करो आप, ठीक है ना, संबंधित व्यक्ति का काम करो, अपना उत्तरदायित्व निभाओ, आपका काम है काम करना, आपका कार्य जो है वो है जनता की मदद करना। तो इस प्रकार की रिट तब जारी की थी, इसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है ना। फिर देखो और इसमें यह एक प्रकार की क्या है, नियंत्रणकारी क्या है, रिट है, जिसकी मांग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उस संबंध में विधिक अधिकार है। अब जो परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो मैंने आपको बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसकी मांग आप स्वयं कर सकते हो, साथ ही साथ आपके जो साथ वाला कोई व्यक्ति है वो भी कर सकता है, लेकिन जो परमादेश की मांग है केवल वही व्यक्ति करेगा जिसका उसके संबंध में क्या होगा, विधिक अधिकार होगा, समझ रहे आप। तो ये है परमादेश। परमादेश में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा किसी अधिकारी को या किसी संस्था को जो अपना काम नहीं कर रही है, अच्छे से ठीक से नहीं कर रही है, तो उसको आदेश देगा कि अपना उत्तरदायित्व निभाओ, मतलब अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। तो ये होगा परमादेश। अब परमादेश के अपवाद क्या है, निजी संस्था व व्यक्ति जो होता है ना, जैसे कोई निजी संस्था है, कोई कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता परमादेश, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, यदि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम इस प्रकार से नहीं कर रहे, मान लो राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश जो या कोई कानून राष्ट्रपति के पास गया साइन होने के लिए, उसने उस पर पॉकेट वीटो कर दिया, ठीक है ना, उसको अपने पास में अनिश्चित काल के लिए रख लिया, तो अब उसके राष्ट्रपति के खिलाफ आप परमादेश नहीं जारी कर सकते, ठीक है ना। या राज्य विधानसभा से पारित कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति के विचार के लिए गया है, अब राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहा है, तो आप परमादेश का यूज नहीं कर सकते वहाँ पर। तो ये हो गई परमादेश। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। आज हमने 2 प्रकार की रिट पढ़ ली, ठीक है, और अगला लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर में आपको मैं और जितनी भी रिट हैं, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ठीक है ना, अधिकार प्रेक्षण, इक्विवेलेंट हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपका जो अगला लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जितने भी आर्टिकल बचे हैं, जितनी भी रिट आपकी बची हैं, वो सारी रिट मैं आपको अगला जो आपका लेक्चर होगा उसमें करा दूंगा। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी अभी तक न्यायिक निर्णय आ चुके हैं, ठीक ना, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी मामले अभी तक आ चुके हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की आलोचना भी पढ़ा दूंगा। मौलिक अधिकार से संबंधित जो कुछ कथन हैं फेमस व्यक्तियों की, वो भी मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगा। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।